अम्मी जा रही हैं डॉक्टर के भाई के साथ दिखाने के लिए, दर्द हो रहा था उनके। सफाई वाली भी आ चुकी थी, वो अपना सफाई कर रही थी। और अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, सुबह का टाइम है। तो अम्मी ने और भाई ने नाश्ता कर लिया था और भांजा भी गया है, उसके भी थोड़े पैर में तकलीफ़ थी तो वो भी साथ में ही दिखाने के लिए गया है। उसको भी काफ़ी टाइम से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी पैर में। और यहाँ पर जो है सफाई हो रही है। और अम्मी को पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो काफ़ी टाइम से कह रही थी कि पुदीने की जड़ें मिल जाती हैं, तो ये जो हमारे यहाँ सफाई वाली हैं उन्हीं से मंगवाई। तो ये पुदीना आ गया था। अब यहाँ पर बर्तन पड़े थे तो कुछ धुल गए थे, अब ये रह गए हैं तो मैं ये धो लेती हूँ। ये सब बर्तन यहाँ पर धुल चुके हैं। अब नाश्ते की बारी थी, नाश्ता रेडी कर लिया था मैंने। यहाँ पर हाफ़ फ्राई करा था और यहाँ पर जो बिस्किट थे उसको भी मैंने हल्का हल्का देसी घी में फ्राई करा था। यहाँ कॉफ़ी हमारी बन गई थी। और ऐसे कौन खाता है बिस्किट फ्राई करके देसी घी में, मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन डाइट का चलता रहता है तो कुछ भी मैं खा नहीं पाती हूँ, और बस अब ऊपर नीचे चल रही है थोड़ी डाइट मेरी। नाश्ता भी हमारा हो गया था और भी काम मैंने निपटा लिए थे और काफ़ी टाइम हो चुका है। अब मैं ऊपर आई थी तो यहाँ पर जो ये सब पक्की सड़क टूटी थी, अब यहाँ से मिट्टी निकाली जा रही है और इसमें पाइपलाइन सब बिछेगी। बहुत ज़्यादा शोर रहता है इस मशीन का, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं इसको काम को चलते हुए और अभी काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है। अम्मी और अफनान भी आने ही वाले होंगे, तो नीचे चलते हैं और जो भी काम होते हैं वो निपटाते हैं। तो भाई चलते हैं नीचे और जो भी अपने काम होते हैं वो निपटाते हैं। काम भी सारे हमारे निमट चुके हैं और खाना भी बन गया था। खाने में आज बनी थी खिचड़ी और साथ में ली थी ये ग्रीन चटनी और ली थी थोड़ी सी ये मलाई। मलाई के साथ तो भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगती है खिचड़ी। और ये लिया था देसी घी। और ठंड में तो ये मन करता है कि वीक में जो है 2-3 बार तो खिचड़ी मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है उड़द के काली दाल की खिचड़ी। और साथ में हो देसी घी और मलाई तो फिर तो क्या ही बात है। तो यहाँ पर मैं अपना खाना खा रही हूँ और खाना एंजॉय करते हैं। और अम्मी अफनान भी आ चुके हैं हॉस्पिटल से और उन्होंने बता दिया है, डॉक्टर ने जो भी उनको बोला है वो भी आपको अभी बताएंगे कि क्या बोला है। तो खाना खाते हैं, फिर बाद में आपसे मिलते हैं। क्या बता दिया अफनान? अम्मी को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सर्वाइकल पेन है, अच्छा, ट्रेपेजियस मसल टाइट है, तो फिजियोथेरेपी से रिलीज हो जाएगा। मेडिसिन भी 5 दिन की। तो तुम ही करोगे? हाँ मैं ही करूँगा, सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। कोई और बड़ी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं? ना कोई बड़ी प्रॉब्लम ना है। जैसे ये हो रहा था कि सर्वाइकल तो नहीं? ना ना सर्वाइकल ऐसा ना, पेन है, ये ट्रेपेजियस मसल का पेन है। ये मसल टाइट हो जाती है हमारी ट्रेप्स की, तो तब ये दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आज तो तुम शायद हॉस्पिटल जाओगे। हाँ मैं कल इंशाल्लाह रिटर्न आऊँगा, तो तब ठीक करेंगे। अब ठीक, तो मैं लेट हो रहा हूँ। चलो ठीक है, तुम अपनी तैयारी कर लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अम्मी गई थी डॉक्टर के, वहाँ पर जो भी उनकी प्रॉब्लम थी वो दिखा कर आई हैं। कुछ मसल्स की प्रॉब्लम चल रही है तो एक्सरसाइज वगैरह होंगी तो भाई उनको कराएगा। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अभी तक मेरे जो है बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, कम से कम 1K तो करा दीजिए। और पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि वीडियो जो है शायद ज़्यादा नहीं देख रहे हैं लोग, तो वॉचिंग टाइम भी नहीं बढ़ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें। और मैं यहाँ ऊपर आई हुई थी, तो चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। हो रहा है शाम का टाइम और मैं ऊपर आई थी तो एकदम से भैया ये इतने सारे बंदर आ गए, पता नहीं कहाँ से कूद कूद कर छतों पर। और मैं थोड़ा अलग को हट गई कि इनका कुछ भरोसा नहीं होता।
तो फिर अकेले को देख के ऊपर को आते हैं। तो वैसे इनका ये रहता है कि ज़्यादा अगर इनको कुछ नहीं कहो ना तो फिर ये कुछ नहीं कहते हैं, और हम लोग जितना इनसे आई कांटेक्ट करते हैं ना तो इतना ही ये ऊपर को आते हैं। तो मैंने ये चीज़ जो है आजमाई है, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। तो ज़्यादा बंदर को नहीं छेड़ें। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये इस तरह क्यों मतलब बता रही हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और मैं आपसे एक वाक़या अपना यहाँ शेयर करना चाहूँगी जो मेरे साथ हो चुका है। इसलिए तब से मैं ये फॉलो करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि बंदर जो है फिर कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये वाक़या बताऊँगी कि जब उस टाइम पे हमारा घर यहाँ पर बन रहा था, तो हम जहाँ नानी का घर है उधर दूसरी साइड हम रहते थे। तो वहाँ पर जो है नानी वगैरह भी कहीं गई हुई थी, कोई था नहीं उनकी साइड भी, तो मैं उधर ही जाकर बैठ गई थी। और यहाँ पर जी दरवाज़ा कर देते हैं क्लोज, फिर जो भी बातें होती हैं वो बैठ के करते हैं, सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं। और आगे की कहानी आपको मैं बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ। तो भाई बहुत मतलब ऐसा वो था वाक़या वो कि बस आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं पर याद आ जाता है। तो आगे की कहानी कुछ इस तरह से थी कि मैं बैठी हुई थी उधर, तो इतने में जो है एक दो बंदर आए, वो जीने पर जो गमले रखे थे उनके जो फूल थे वो तोड़ने लगे। तो मैंने फिर डंडा उठाकर जो है उनको थोड़ा डराना चाहा कि ये हट जाएं यहाँ से, लेकिन बस उनको डराना ही मतलब गज़ब हो गया। और एक जैसे ही डंडा हल्का सा मैंने फर्श पर मारा कि हाँ ये डर जाएं, तो बस दूसरी साइड से जो बंदरों की लाइन आई है, मतलब डंडा मुंह में पकड़ लिया बंदर ने, जो मैंने फर्श पर वहाँ मारा था दूसरी साइड, तो बंदर ने मुंह में पकड़ लिया। और मैं मतलब आगे आगे और बंदर जो है मतलब पीछे पीछे, और मैं भागी नहीं, और बस धीरे धीरे जाके, क्योंकि ताले लगे हुए थे सारे रूम में और कमरे में भी नहीं जा सकती थी, तो वहाँ पलंग पड़ा था बरामदे में, तो मैं वहाँ पर जाकर बैठ गई। बंदर सारे आंगन में और जहाँ मेरा पलंग था वहाँ सब नीचे पंजों के बल बैठ के हो हो हो, उनका साउंड ऐसा था कि वो साउंड आज भी मुझे याद आ जाता है ना तो बस रूह फना होती है। तो बहुत वैसा मंजर था वो, 50 सा बंदर था। तो इतना हो का उनका शोर था, साउंड था कि उस शोर से ही किसी के भी दिल पे हेबत बैठ जाती। लेकिन मैं हिम्मत से बैठी रही और फिर मैंने चुपके चुपके साइड में मोबाइल रखा था, मैंने उनकी तरफ को नहीं देखा बंदरों को, वो पंजों के बल बैठ गए और मेरे ऊपर हो करने लगे कि जैसे ही मैं उनकी तरफ को देखती वो मुझ पे को जो है झपट पड़ते। तो मैंने उनकी तरफ को देखा ही नहीं और फिर जो मोबाइल रखा था मैंने चुपके से अम्मी को फ़ोन लगाया साइड में को करके, कान से लगा के, मतलब मैं बंदर की तरफ को देख ही नहीं थी, मैंने कान से लगा के अम्मी से बोला अम्मी आ जाओ, और ऐसे ऐसे बंदर आ गए हैं। क्योंकि मैंने शुरू में भी फ़ोन किया था तब अम्मी समझ रही थी एक दो बंदर होगा कि हटा दो भगा दो, यही बोल दिया था। और फिर जब मेरी आवाज़ उन्होंने डरी डरी सी मतलब सुनी तो वो फिर जल्दी से वहाँ से आ गई। और जो हमारे यहाँ मिस्त्री काम कर रहे थे ना, अम्मी उनको लेकर आई थी, वो लेडीज़ से एकदम से डरते नहीं हैं बंदर, और साथ में लेकर आई थी। लेकिन भाई जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला है और बंदर का साउंड उन्होंने सुना है तो बस वो मिस्त्री बेचारे हकदक रह गए कि ये मैडम कैसे बर्दाश्त कर रही थी और कैसे हिम्मत से बैठी थी, कोई होता तो हैदक में मर जाता। फिर अम्मी ने वाइपर उठा लिया और कुछ बंदर जो है इधर उधर होने लगे, लेकिन कुछ जो है वो खो फिर भी कर रहे थे। तो अम्मी भी बेचारी हिम्मत से वाइपर घुमा रही थी, चारों तरफ से खड़ी हुई और चारों तरफ बंदर, और मैं जल्दी से फिर क्योंकि वहाँ से हट गए थे बंदर उनको देख के पलंग के पास से जहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि जब अम्मी ने वाइपर चलाया और फिर वो मिस्त्री थे उन्होंने भी हाथ में कुछ लिया, तो फिर उसके बाद जो है मैं अपने लिए तो नहीं डरी, लेकिन अम्मी के लिए मुझे डर लगा कि कहीं ये उन पे को मतलब नहीं चले जाएं। तो मैं जल्दी से वहाँ से और जल्दी से जाके किचन का दरवाज़ा खोला और वहाँ पर अम्मी को मैं बुलाने लगी कि यहाँ आ जाओ, दरवाज़ा बंद कर लूँगी, क्योंकि कमरों में सब जगह लॉक लग रहे थे, इसलिए मैं कमरे में नहीं जा सकी थी। वो नानी जो है मतलब लॉक लगा कर गई थी और सिर्फ किचन खुल रहा था। तो वहाँ पर फिर मैंने अम्मी को बुलाया, अम्मी वो ये वाइपर घुमा रही थी और बाद में मिस्त्री भी ये कह रहे थे कि मैडम आप कैसे बैठी थी, अगर कोई और आपकी जगह पर होता ना तो हैदक में मर जाता। और वाकई में उस टाइप की अगर वीडियो बन जाती ना तो वीडियो मेरी वायरल ही हो जाती, क्योंकि
वो मंजर ही इतना खतरनाक था कि बस आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं याद कर लेती हूँ तो ये थी मेरी कहानी जो मैंने आपसे डिस्कस की। इसलिए मैं आपको यहाँ से बोल रही थी कि ज़्यादा बंदर को आई कांटेक्ट ना किया करें और ना ही कुछ डंडा वंडा उठाएं उन पे, चुपचाप निकल जाएं तो बेचारे फिर कुछ कहते ही नहीं है, वरना तो भाई आप फिर बचोगे नहीं। तो चलते हैं नीचे और हमारी कहानी हो गई है पूरी। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और कल कुछ और व्लॉग नहीं बन पाया था और आज जो है झलक दिखला जा का रिज़ल्ट भी अनाउंस होने वाला है, तो वो देखते हैं चलकर। मेरा तो ये था भाई, क्योंकि मैं शुएब भाई को देखती थी तो उन्हीं के व्लॉग्स में देखती थी, उनकी जर्नी मैंने देखी है, तो मैंने उन्हीं को वोट किए हैं काफ़ी। और हर वीक जो है वोटिंग होती थी। लास्ट वीक जो है 500 पर आईडी वोटिंग होनी थी। पर आईडी से जो है 500 वोटिंग कर सकते थे हम, तो वो मैंने हर वीक उनको वोटिंग करी है। तो अब देखते हैं कौन जीतेगा। आज जो है रिज़ल्ट आने वाला है और बारिश का मौसम हो रहा है, तो चलिए देखते हैं झलक दिखला जा का शो। शुएब भाई जीत जा। हमें बताइए कि झलक दिखला जा सीजन 11 का विनर कौन है? 3, 2, 1 मनीषा जीत गई। चलो ये भी अच्छी डांसर थी काफ़ी। शुएब भाई हार गए, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कोई नहीं, हार जीत तो चलता रहता है। अभी मनीषा रानी जीत गई, वो भी बहुत अच्छी डांसर थी और वोटिंग भी बहुत अच्छी चल रही थी उनकी, जो पब्लिक वोटिंग थी। लेकिन कोई नहीं, हार जीत तो चलता रहता है। और मैं ज़्यादातर ये झलक दिखला जा सिर्फ शुएब भाई की वजह से देखती थी, क्योंकि उनके मैं ब्लॉग्स देखती थी और उनकी जर्नी मैंने पूरी देखी है कि किस तरह से वो मेहनत करते थे। और ये डांस आसान नहीं होता, क्योंकि इसको न्यू तरीके से क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वही सब कितनी चोटें उनके लगती थी। तो मैं मतलब उनके व्लॉग्स पूरी फैमिली के देखती हूँ। और सबा इब्राहिम है उनकी सिस्टर, तो भाई वो तो सभी लेडीज़ की आइडियल हैं, बहुत अच्छी नेचर की हैं, बहुत सिंपल हैं, और जो हैं वो वही दिखाती हैं, कुछ भी बनावटी नहीं होता। और उनकी भाभी हैं, वो बिल्कुल एक आइडियल भाभी की तरह हैं, जो कि आजकल के दौर में होना बहुत मुश्किल है। मतलब होती हैं, लेकिन भाई इतनी बड़ी वो एक अभिनेत्री रह चुकी हैं, उसके बाद इतनी सिंपल हैं और घरेलू हैं, तो वो एक उनको अलग मतलब दिखाता है, वो चीज़ एक अलग हो है उनमें। और भाई शुएब भाई के तो क्या कहने कि शुएब भाई जो है एक आइडियल हैं, आइडियल बेटे हैं, और एक आइडियल ब्रदर हैं, और एक आइडियल हस्बैंड हैं, और माशाल्लाह से अब पापा भी बन चुके हैं, तो पापा भी बेस्ट ही होंगे। 3 में कंपटीशन चल रहा था झलक दिखला जा में। एक तो थी मनीषा रानी और एक अद्रिजा सिन्हा और एक शुएब भाई। 3 में कंपटीशन चल रहा था और मनीषा रानी का भी डांस बहुत अच्छा था और अद्रिजा सिन्हा तो और भी बहुत अच्छा डांस करती थी, लेकिन पब्लिक वोटिंग में मनीषा रानी आगे चल रही थी। तो चलिए कोई नहीं, हार जीत तो चलती रहती है, कंपटीशन चलता रहता है और हार जीत भी लगी रहती है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे कमेंट्स करें कि भाई तुम क्यों मतलब इतना अफसोस जता रही हो, क्योंकि आदत होती है ना कुछ लोगों की जो है उल्टे सीधे कमेंट्स करने की। तो भाई मैं अफसोस इसलिए जता रही हूँ क्योंकि मैं जो है उनके ब्लॉग्स देखती हूँ और उनकी जर्नी देखती हूँ, इसलिए मैं अफसोस जता रही हूँ। और दूसरे वो भी एक आम ही इंसान थे, कोई ये नहीं कि हर कोई जो है ऐसी ऊपर पहुंच जाता है। हम आम इंसान हैं तो हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर इंसान किसी को पसंद करता है तो अपनी पसंद भी जाहिर करता है, और वो ही मैं कर रही हूँ। और हाँ, पीछे भी मतलब मेरे खालू साहब हैं, तो वो नमाज पढ़कर मतलब आए थे, सूरत में रहते हैं लेकिन यहाँ आए हुए थे, खाला जान आई हुई थी, तो हमने उनको यहीं पर बुला लिया था। तो वो नमाज पढ़ के सीधे इधर ही आ गए, टोपी उनके लगी हुई थी। और उनको जो है लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो सॉन्ग वगैरह या नज़म नात ये सब लिखते रहते हैं, तो हम लोग उनसे सुनते हैं जब भी वो आते हैं। तो हम मतलब यहीं पर उनसे यही कहा जा रहा था कि भाई हमें कोई नात नज़म कुछ सॉन्ग आप सुनाएं। तो उन्होंने नात नज़म वो टोपी लगा रखी थी उन्होंने, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ कर आए थे, तो वो ऐसे ही आकर बैठ गए थे। नाश्ते के बाद फिर उन्होंने हमें नज़म नात वगैरह सुनाई। तो हमें ये नहीं पता था यहाँ पर ही भाई यूट्यूब पर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं कि बस टोपी से ही जज करने लगेंगे इंसान को, जबकि उन्हें कुछ पता नहीं होता कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन उन्हें बोलने से मतलब है।
इसी तरह से जब उन्होंने नज़म नाज सुना रहे थे तो खालजान ने बोला कि इन्होंने दीपिका इब्राहिम के ऊपर भी एक सॉन्ग लिखा था जब उनकी लव स्टोरी चल रही थी शोएब इब्राहिम की और दीपिका इब्राहिम की, तो वो मतलब सुनाए। तो तब वो कालू ने जो है वो सॉन्ग जो है मतलब सुनाया हमें, और वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, यूट्यूब पर डाल दिया। तो उस पर ही मतलब फालतू की बकवासबाजी का ना भाई टोपी लगा रखी है और ये है वो है। तो ऐसा है, किसी को ऐसा जज मत करो जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं हो, और वो कोई ऐसी इंसान नहीं है और उनकी तो आदत नेचर इतनी अच्छी है कि वो अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते और ना ही अपनी बातों से किसी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, और ख़ुद का अपना उनका बिजनेस है, ये तो एक उनकी हॉबी है, एक उनका शौक़ है, तो वो लिखते रहते हैं, डायरिया उनकी फुल हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी को भी जज करने लगे। जब तक आप उसको जानते नहीं हो तो कोई भी फालतू की बातें नहीं करें तो बेहतर होगा। और उनकी तो आदत इतनी अच्छी है कि उन जैसा इंसान ही होना मुश्किल है। कभी वो अपनी बात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, ज़रा सा उनमें घमंड नहीं है, और हमारे यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली में सभी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो इंसान ही बहुत अच्छे हैं। और ये किस किताब में लिखा हुआ है कि भाई कोई आम इंसान है तो कोई अगर ऊंचाई पर है तो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते या बोल नहीं सकते या लिख नहीं सकते, तो ये किसी किताब में लिखा हुआ है। तो इससे आपकी पर्सनालिटी जाहिर होती है कि आप लोग जो है किस किस्म के लोग हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी के बारे में गलत मत बोलें जब तक आप उसको जानते नहीं हो, और कोई टोपी से जज ना करें, ठीक है ना। वो कैसे इंसान है वो उन्हें पता है, और अल्लाह को अब मुंह दिखाना है, आप लोगों को नहीं, जो हम आप लोगों को सफाइयाँ दें। और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो गलत कमेंट्स करते हैं और किसी की हिम्मत तोड़ते हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो हौसला बढ़ाते हैं। और क्योंकि सब जगह सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इसी तरह से ये मेरी यूट्यूब फैमिली है, यहाँ अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी आ जाते हैं कभी कभी। तो बस उन्हीं के लिए मैं ये सब कह रही थी। बाकी ये मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।